अब अगला जो पॉइंट है वो है व्यवस्थात्मक दृष्टिकोण। हम व्यवस्थात्मक दृष्टिकोण को जानने का प्रयास करते हैं। व्यवस्थात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़ा वर्ग इस देश की ब्राह्मणवादी समाज व्यवस्था से गंभीर रूप से पीड़ित है। इसलिए ज्योतिराव फुले, पेरियार रामास्वामी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने आंदोलन का लक्ष्य गैर बराबरी की समाज व्यवस्था में परिवर्तन करना रखा था। इसलिए जो लोग इस व्यवस्था से पीड़ित है वही लोग व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन में सक्रिय सहभागी हो सकते हैं और यह स्वाभाविक भी है। जिनको इस व्यवस्था से लाभ होता है उनको संगठित करने का कोई तर्क नहीं बनता। इसलिए गैर बराबरी की व्यवस्था को बदलने के लिए जो लोग इस व्यवस्था से पीड़ित है उनको ही संगठित करना होगा। इसलिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्याक वर्ग को ही संगठित किया जा रहा है। यानी इस पॉइंट में ये क्लियर किया गया है कि भारत में जो व्यवस्था है वो गैर बराबरी की व्यवस्था है, ब्राह्मणवादी समाज व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था वगैरह वगैरह। तो इस व्यवस्था से जो पीड़ित लोग हैं वो पीड़ित लोग ही इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए काम कर सकते हैं। जिनको ऑलरेडी वर्ण व्यवस्था का लाभ मिल रहा है, जाति व्यवस्था का लाभ मिल रहा है, वो लाभ लेने वाले लोग इस व्यवस्था के खिलाफ में काम करेंगे या उनको हम लोग संगठित करें, इसका कोई मीनिंग तो निकलता नहीं है। तो क्या करना चाहिए कि जो इससे पीड़ित लोग हैं उन लोगों को ही संगठित करना चाहिए। इसलिए हम SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के लोगों को ही संगठित करने का काम कर रहे हैं। इस पॉइंट को क्लियर किया गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट है ऐतिहासिक दृष्टिकोण। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है और ये इतिहास से जुड़ा हुआ मैटर है, तो इसे भी आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसे हम रीडिंग करते हैं। तो 21 मई 2001 के टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी थी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य भारतीय नहीं है, विदेशी है। यह शोध अमेरिका के वाशिंगटन में उतहा यूनिवर्सिटी है और उस उतहा यूनिवर्सिटी की बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड है माइकल बमशार। उन्होंने डीएनए के आधार पर यह रिसर्च किया था। यह रिसर्च करने के लिए उन्होंने एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और मद्रास यूनिवर्सिटी और विशाखापट्टनम यूनिवर्सिटी के बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के लोगों के सहयोग से यह रिसर्च करने का काम किया। इसलिए यह रिसर्च पूर्वाग्रह से मुक्त है। यह बात पूर्णतः सिद्ध हो गई है। डीएनए के आधार पर यह रिसर्च निर्विवाद है। इस रिसर्च का ब्राह्मणों ने विरोध न करते हुए इसको मान्यता दी है, बल्कि कुछ ब्राह्मणों ने इसके आधार पर विदेशों में अपनी जड़ों को भी ढूंढना शुरू कर दिया है। उसमें प्रमुख नाम है पुणे का ब्राह्मण डॉक्टर दीक्षित। इस रिसर्च के अनुसार रूस में जो काला सागर के पास का क्षेत्र है उस यूरेशियन विभाग में पाए जाने वाले लोगों का डीएनए और भारत में रहने वाले ब्राह्मण लोगों का डीएनए 99.99% मेल खाता है। इस रिसर्च की वजह से भारत का जो लिखित इतिहास है उसका फिर से पुनर्लेखन करना जरूरी है। पुनर्लेखन किए बगैर अब इतिहास को नहीं माना जा सकता। इसलिए हमने इतिहास के पुनर्लेखन का निर्णय किया है। उपरोक्त निर्णय के अनुसार अगर फिर से इतिहास लिखा जाए तो ये लिखा जा सकता है कि यूरेशिया में रहने वाले लोगों ने आक्रमण करके भारत में प्रवेश किया था। कुछ लोग कहते हैं कि वे लोग पशुपालन और खेती करने के लिए भारत में आए थे, लेकिन यह बात डीएनए की खोज ने झूठी सिद्ध कर दी है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अनुसार ब्राह्मणों के घरों में पाई जाने वाली महिलाएं भी मूल निवासी ही है। इससे सिद्ध होता है कि आक्रमण के उद्देश्य से आए हुए यूरेशियन अपने साथ में महिलाएं नहीं लाए थे। यह बात सिद्ध होती है। जब वे अपने साथ महिलाओं को नहीं लाए, इस आधार पर यह सिद्ध हो गया कि यूरेशियन लोगों का मकसद
आक्रमण करना था और भारत के मूल निवासियों को परास्त करना था। आक्रमणकारी यूरेशियन आक्रमण के मकसद से भारत में आए, मगर आमने सामने की लड़ाई में परास्त करने में कामयाब नहीं हुए। इसलिए उन्होंने धोखाधड़ी, विश्वासघात, अविश्वास, लालच, विभाजित करना, साम दाम दंड भेद की नीति का सहारा लिया और उसके आधार पर मूल निवासियों को परास्त करने में कामयाबी हासिल की। ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथों में धोखाधड़ी, विश्वासघात के ढेर सारे प्रमाण उपलब्ध है। परास्त किए हुए लोगों को दीर्घ काल तक गुलाम कैसे बनाए रखा जाए, यह समस्या आक्रमणकारी यूरेशियन के सामने आई और इस तरह से उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को गुलाम बनाने के लिए वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया। ऐसा लगता है कि बहुसंख्यक मूल निवासियों को गुलाम बनाने के लिए और अपने आप को सबसे ऊपर रखने के लिए वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया गया होगा। मूल निवासियों के ही लड़ाई करने की हिम्मत रखने वाले लोगों को क्षत्रिय का दर्जा देकर अपने से नीचा रखा गया होगा और व्यापारिक प्रवृत्ति के लोगों को वैश्य का दर्जा दिया गया होगा और बाकी बहुसंख्यक लोगों को शूद्र बनाकर गुलाम बना देने के लिए वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया गया होगा। परंतु गण संस्था के लोगों ने वर्ण व्यवस्था की निर्मिति को, जो गुलाम बनाने वाली व्यवस्था है, उसे अमान्य करना शुरू कर दिया होगा और इससे संघर्ष उत्पन्न हुआ। बाद में लिच्छवी गण के महावीर ने इसका नेतृत्व किया और शाक्य गण के राजकुमार गौतम बुद्ध ने इस संघर्ष का नेतृत्व किया, ऐसा दिखाई देता है। इस संघर्ष में सबसे बड़ा रोल बुद्धा ने निभाया। उन्होंने वर्ण व्यवस्था जिस वैचारिक आधार पर खड़ी की गई थी, उस वैचारिक आधार को ही चुनौती दी। इस चुनौती के लिए जिस विचारधारा का विकास बुद्ध ने किया, वह विचारधारा बुद्ध की विचारधारा मानी जाती है और यह त्रिपिटकों के पाली साहित्य में उपलब्ध है। बुद्ध के वर्ण व्यवस्था विरोधी अर्थात ब्राह्मण धर्म विरोधी आंदोलन ने प्राचीन भारत में क्रांति की। इस क्रांति का बहुत बड़ा परिणाम निकला। परिणाम नंबर 1 कि जिन मूल निवासियों को यूरेशियन ब्राह्मणों ने गुलाम बनाने का षड्यंत्र किया था, वह गुलाम बनाने का षड्यंत्र शूद्र के नाम पर किया गया था। शूद्र वर्ण अधिकार वंचित था और जो अधिकार वंचित होता है वह गुलाम होता है। इस तरह से यह गुलाम बनाने का षड्यंत्र था। उन्हीं गुलाम प्रजा से राजा निर्माण हुए और मौर्य साम्राज्य उसी प्रजा से निकला हुआ महासाम्राज्य था, जिसके चंद्रगुप्त और अशोक जैसे महान सम्राट हुए। ऐसा कहा जा सकता है कि मौर्य नागवंशी लोग थे। बुद्ध की क्रांति का दूसरा परिणाम हुआ कि वर्ण व्यवस्था में समस्त महिलाओं को शूद्र घोषित किया था, अर्थात गुलाम घोषित किया था। उन महिलाओं को इस क्रांति ने आजाद घोषित कर दिया और माना गया कि महिलाओं की आजादी के बगैर समस्त समाज को आजाद नहीं किया जा सकता। बुद्ध की क्रांति का तीसरा परिणाम निकला कि बुद्ध कोई भी बात तर्क और दलील के बगैर नहीं करते थे और इसलिए ज्ञान और विज्ञान का विकास हुआ। तर्क और दलील के बाद प्रयोगशाला में ज्ञान का परीक्षण होने लगा। इसकी वजह से नालंदा, तक्षशिला, विक्रमादित्य जैसे महान विश्वविद्यालयों का निर्माण हुआ। तो बेसिकली इस पॉइंट में ये बताने का प्रयास किया गया है कि ब्राह्मण विदेशी है, विदेश से आए, उन्होंने भारत के बहुसंख्यक समाज को गुलाम बनाने के लिए वर्ण व्यवस्था बनाई। इस वर्ण व्यवस्था के विरोध में मूल निवासियों की गण व्यवस्था थी और उस गण व्यवस्था से ही महावीर और तथागत बुद्ध निकले और बुद्धा ने जो बड़े पैमाने पर इस वर्ण व्यवस्था और ब्राह्मण धर्म के विरोध में आंदोलन चलाया, उसके परिणामों की चर्चा की गई है। अब बुद्ध ने जब ये क्रांति की और उसके परिणाम आए, तो उसके बाद ब्राह्मण कोई चुप तो रहने वाले थे नहीं, तो उन्होंने प्रतिक्रांति की शुरुआत की। तो अगला जो टॉपिक है वो है
प्रतिक्रांति की तैयारी।